एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने स्टार्ट किया था फ्रेंच, ठीक है। सबसे लास्ट जो इंडिया में आए थे वो थे फ्रेंच। तो फ्रेंच में हमने उनके कैसे कैसे उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करना स्टार्ट की, अपनी सेटलमेंट्स इंक्रीज़ की इंडिया में, वो सब कर लिया था डिटेल में। और साथ में हमने की थी फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, ठीक है। तो एक बार मैं एक शॉर्ट सी फिर से बता देती हूँ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के बारे में। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो हुई थी उसके पीछे का पर्पस क्या था, मतलब बैकग्राउंड में बड़ी सारी चीज़ें चली हुई थी। यूरोप में चला हुआ था ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, ठीक है। तो उसके साइड बाय साइड अब इंडिया में चल पड़ती है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ सेंट थॉम, ठीक है। तो आप इसका फर्स्ट कार्नेटिक वॉर को ही बोला जाता है बैटल ऑफ सेंट थॉम, ठीक है। अब जो कार्नेटिक रीजन है वो एक्चुअल में कौन सा रीजन है? जो पेनिनसुलर रीजन है इंडिया का, ये इंडिया का पेनिनसुलर रीजन है, ठीक है। इस पेनिनसुलर रीजन को बोला जाता है कार्नेटिक रीजन, ठीक है, कार्नेटिक रीजन। अब ये जो कार्नेटिक रीजन है उसमें आते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मतलब कर्नाटका का कुछ पार्ट, ठीक है। तो ये मतलब पेनिनसुलर रीजन में आता है कार्नेटिक। अब कार्नेटिक इस रीजन के नवाब जो थे उस टाइम पे, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के टाइम पे, वो थे अनवर उद्दीन, ठीक है। अब ये जो अनवर उद्दीन थे, इनकी जो कैपिटल थी वो थी आरकोट। अब ये जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर थी ये बेसिकली ब्रिटिश और फ्रेंच में हम देखते हैं कि उनके बीच में हुई थी, लेकिन नहीं, ये जो मेन जो वॉर हुई थी वो हुई थी फ्रेंच एंड अनवर उद्दीन के, फ्रेंच और अनवर उद्दीन के बीच में हुई थी ये वॉर, ठीक है, फ्रेंच और अनवर उद्दीन के बीच में। और अनवर उद्दीन को सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिश, ठीक है, साइड वाइज। तो ये बेसिक जो ये वॉर थी वो इन दोनों के बीच में हुई थी। मतलब इस पॉलिटिकल रूल की वजह से सदर्न इंडिया में अपना एक रूल एस्टेब्लिश करने के लिए ये वॉर हुई थी, और जिसमें ब्रिटिश सपोर्ट कर रहे थे अनवर उद्दीन को। और इसमें रिजल्ट क्या आता है, इसमें ट्रिटी साइन होती है, ट्रिटी ऑफ एक्सला-शैपले। और उस ट्रिटी में जब शिप्स एक्वायर की जाती हैं बाय ब्रिटिश फ्रेंच शिप्स, और रिटेलिएट में फ्रेंच मद्रास को एक्वायर कर लेते हैं, फिर जब ट्रिटी लास्ट में साइन होती है तो फिर से मद्रास को वापस कर दिया जाता है ब्रिटिश लोगों को, और फ्रेंच को दी जाती हैं नॉर्थ अमेरिका में कुछ टेरिटरीज। तो बेसिक मतलब जो स्टोरी थी वो यही थी फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की। फर्स्ट वॉर कार्नेटिक वॉर देख ली है, अब हम बात करेंगे सेकेंड कार्नेटिक वॉर की। तो सेकेंड कार्नेटिक वॉर के पीछे की स्टोरी में एक आपको बताती हूँ कि जैसे देखो, ब्रिटिश जो थे वो भी पॉलिटिकल रूल एस्टेब्लिश करना चाहते थे इंडिया में, अपना अपना एक पॉलिटिकल रूल चलाना चाहते थे इंडिया में। वैसे ही फ्रेंच भी अपनी एक रूल चलाना चाहते थे, वो भी इंडिया में, ठीक है। तो ब्रिटिश का मोटिव था फ्रेंच को यहाँ से निकालना, फ्रेंच का मोटिव था कि ब्रिटिश को यहाँ से निकालना, ठीक है। तो ब्रिटिश जो थे वो कभी भी फ्रंट फुट पे नहीं खेलते थे। जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज थी इंडिया में, ठीक है, अब जितनी भी डायनेस्टीज थी इंडिया के रीजन में, सदर्न रीजन में, ठीक है, अब वो सारी डायनेस्टीज में फ्रेंच क्या करती थी कि जितनी भी डायनेस्टीज में इंटरफेयर करती थी, किस चीज़ के लिए? सक्सेशन के लिए, ठीक है। मान लो कोई एक डायनेस्टी है जहाँ के किंग की डेथ हो गई है, ठीक है, अब वहाँ पे दूसरा कौन किंग बनेगा, उन मैटर्स में इंटरफेयर करती थी फ्रेंच, ठीक है। अब फ्रेंच इंटरफेयर इसलिए करती थी ताकि वो ब्रिटिश को लोगों को वहाँ से निकाल सके, ब्रिटिश अपना एक रूल बना पाए इंडिया में। तो फ्रेंच क्या करते हैं, फ्रेंच इंटरफेयर करते हैं उन डायनेस्टीज़ के सक्सेशन के लिए, ठीक है। जैसे ही किसी किंग की डेथ, किसी रूलर की, नवाब की डेथ हो जाती है, तो उस टाइम पे वो वहाँ पे इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। अब जो भी उस कॉन्टेस्ट में, नवाब के कॉन्टेस्ट में एक नॉमिनेटेड होते हैं मेंबर्स, वो उसमें से किसी एक को सपोर्ट करेगी फ्रेंच, ठीक है, और ब्रिटिश उसके अपोजिट जो कंटेस्टेंट होगा उसको सपोर्ट करेगी। यानी कि ब्रिटिश जो थी वो कभी भी डायरेक्ट नहीं
लड़ाई में आती थी वो किसी नवाब को आगे करती थी, किसी डायनेस्टी को, और उनको साथ में सपोर्ट करती चलती थी फ्रेंच के अगेंस्ट। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताती हूँ फ्रेंच क्या करते थे, फ्रेंच ने इंटरफेयर किया हैदराबाद के सक्सेशन में, यानी कि हैदराबाद के नवाब होते थे निज़ाम उल मुल्क। ठीक है, अब ये जो निज़ाम उल मुल्क थे ये 1748 में उनकी डेथ हो जाती है, 1748 में। अब यहाँ पे कौन किंग बनेगा वो डिसाइड नहीं हो पा रहा था एक्चुअली में, कौन वहाँ का नवाब बनेगा। अब निज़ाम उल मुल्क नॉमिनेट करके जाते हैं अपने ग्रैंड सन को। ठीक है, उनके जो ग्रैंड सन थे वो थे मुजफ्फर। ठीक है, तो ये उनको नॉमिनेट करके जाते हैं, मुजफ्फर जंग। ठीक है, तो बट इनके अगेंस्ट जो खड़े होते हैं वो होते हैं नासिर जंग, जो इनके सन थे। ठीक है, तो फ्रेंच लोग जो थे वो निज़ाम उल मुल्क के डेथ के बाद जो हैदराबाद का सेक्शन था उसमें इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो इनके अगेंस्ट नॉमिनेट हुए थे मेंबर्स फ्रेंच के अगेंस्ट जाके, वो थे नासिर जंग। ठीक है, अब नासिर जंग को सपोर्ट करते हैं इंग्लिश। ठीक है, तो यानी कि इसमें ये बोला गया है कि जहाँ पे भी सक्सेशन की बात आती थी, किसी नवाब की बात आती थी किसी भी डायनेस्टी में, वहाँ पे जब भी फ्रेंच इंटरफेयर करते थे, जो उसके ऑपोजिट टीम जो होती थी उसमें जो इंटरफेयर करते थे वो इंग्लिश इंटरफेयर करते थे, यानी कि इनकी एक टाइप से इनडायरेक्ट वॉर स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, तो सेकेंड वॉर का मेन रीज़न यही था कि निज़ाम उल मुल्क की डेथ हो जाती है, फ्रेंच जो हैं वो सपोर्ट करते हैं मुजफ्फर जंग जो थे उनको वो बनाना चाहते थे नवाब हैदराबाद का, यानी कि डेक्कन रीजन की बात हो रही है। और चंदा साहिब जो थे उनको ये बनाना चाहते थे कार्नेटिक रीजन का नवाब। ठीक है, बट इंग्लिश जो थे वो इनके ऑपोजिट वालों को सपोर्ट कर रहे थे, यानी कि इंग्लिश मुजफ्फर के जो डेक्कन में थे उनके अगेंस्ट जाके नासिर जंग को सपोर्ट कर रहे थे डेक्कन रीजन में। ठीक है, और अनवर उद्दीन को सपोर्ट कर रहे थे कार्नाटिक रीजन में। ठीक है, अब कार्नाटिक रीजन में जो अनवर उद्दीन थे इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, वॉर के चलते चलते, तो ये नॉमिनेट करते हैं फिर मोहम्मद अली को, जो कार्नेटिक रीजन का जिनको नवाब बनाना था, और यहाँ पे ये करते हैं चंदा साहिब को। अब इधर चंदा साहिब की भी डेथ हो जाती है कार्नेटिक रीजन में, जब भी इनकी वॉर स्टार्ट होती है तो इनकी डेथ हो जाती है। अब क्या होता है कि जब ये वॉर साइड बाई साइड चलती है उसके बैकग्राउंड में क्या होता है, डुप्लेक्स जो थे वो थे फ्रेंच के गवर्नर। ठीक है, अब ये इतनी वॉर चलती है, बहुत कुछ होता है, तो फ्रेंच एक टाइप से यहाँ पे, यानी कि इसका कोई प्रॉपर कंक्लूजन तो नहीं आता, पर एक टाइप से फ्रेंच जो हैं वो हार चुके होते हैं, यानी कि उनका बहुत फाइनेंशियल लॉस हो चुका होता है। अब इस हैवी लॉस की वजह से डुप्लेक्स जो थे उनको वापस बुला लिया जाता है 1754 में, और गोदेहू जो थे वो बन जाते हैं अब न्यू गवर्नर फ्रेंच। ठीक है, अब इस बेसिकली सेकेंड कार्नेटिक वॉर का जो रिजल्ट निकलता है वो क्या रिजल्ट आता है कि इसमें एक ट्रिटी साइन होती है, ट्रिटी ऑफ पौंडीचेरी, जो होती है 1754 में साइन। ठीक है, ट्रिटी ऑफ पौंडीचेरी। अब इसमें रिजल्ट जो आता है, मोहम्मद अली जो थे वो नवाब बन जाते हैं कार्नेटिक रीजन के। अब देखो, कार्नेटिक रीजन में वैसे अनवर उद्दीन जो थे वो नॉमिनेटेड थे, इंग्लिश उनको सपोर्ट कर रहे थे, बट उनकी डेथ हो जाती है, फिर ये नॉमिनेट करते हैं मोहम्मद अली को। और ये कार्नेटिक रीजन के लिए फ्रेंच जिनको सपोर्ट कर रहे थे वो थे चंदा साहिब, जिनकी भी डेथ हो जाती है। बाद में इस ट्रीटी में मोहम्मद अली को कार्नेटिक रीजन का नवाब बना दिया जाता है, जिसको सपोर्ट कर रहे थे इंग्लिश, और फ्रेंच जो है वो कन्फाइंड हो जाते हैं पौंडीचेरी में। ठीक है, और मुजफ्फर जंग जो थे वो बन जाते हैं इस रीजन के, डेक्कन रीजन के नवाब। बट
पौंडीचेरी जो थी वो फिर फ्रेंच को कन्फाइन कर दिया जाता है। अब देखो इस वॉर में हारने के बाद, बहुत सारे फाइनेंशियल लॉस होने के बाद फ्रेंच जो थे वो बिल्कुल सीमित हो जाते हैं पौंडीचेरी में, और यही ब्रिटिश चाहते थे। अब उनका पर्पस, फ्रेंच लोगों का पर्पस भी एक टाइप से मतलब एक टाइप से डगमगा जाता है, ठीक है। ना वो मतलब कुछ एक्स्ट्रा कर सकते थे, ना वो वॉर, मतलब वो एक टाइप से फंस चुके होते हैं इस वॉर में। तो एक बिल्कुल डीप सा कोई रिजल्ट तो नहीं आता इस वॉर में, लेकिन ये है कि वो सीमित हो जाते हैं पौंडीचेरी तक। अब देखते हैं थर्ड कार्नेटिक वॉर, ठीक है। तो थर्ड कार्नेटिक वॉर का पर्पस मतलब यानी कि वो कैसे स्टार्ट होती है। यूरोप में क्या होता है कि ऑस्ट्रिया जो है वो रिकवर करना चाहती है सिलेसिया को, ठीक है, 1756 में। तो इस रिकवर के टाइम पे ब्रिटेन और फ्रांस जो हैं वो अपोजिट साइड में फिर से आ जाते हैं। अब देखो यूरोप में अगर कोई ब्रिटेन और फ्रांस में कोई प्रॉब्लम चली है तो ऑब्वियसली जो इंडिया में जो ब्रिटेन और फ्रांस की कंपनीज हैं वो भी आपस में वो करेंगी, रिटेलिएट करेंगी, ठीक है। तो वैसे ही ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो 1758 में क्या होता है, जो गवर्नर थे कॉम्टे द लैली, फ्रेंच गवर्नर थे ये कॉन्ट द लैली, ठीक है। ये कैप्चर कर लेते हैं इंग्लिश फोर्ट्स को बहुत सारे, जिनमें से वो सेंट डेविड फोर्ट को भी कैप्चर कर लेते हैं, जिसमें ब्रिटिश जो है वो रिटेलिएट करते हैं और फ्रेंच हार जाते हैं, ठीक है। अब 1758 में फ्रेंच गवर्नर के अंडर इंग्लिश फोर्ट को कैप्चर कर लिया जाता है, और इसमें भी ब्रिटिश जो रिटेलिएट करते हैं और फ्रेंच हार जाते हैं। फिर 22 जनवरी 1960 में, यानी कि इसी वॉर, थर्ड कार्नेटिक वॉर जो कि स्टार्ट हुई थी 1758 से 63 में, इसी में 1760 में बैटल होती है, बैटल ऑफ वांडीवॉश, जिसको बैटल ऑफ बोला जाता है वांडावासी, जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। बैटल ऑफ वांडीवॉश जो कि तमिलनाडु में है, ये होती है फ्रेंच और इंग्लिश में, और इंग्लिश इसमें डिफीट कर देते हैं फ्रेंच को इस बैटल में मतलब एक टाइप से बहुत लॉस होता है, उनके पास कोई इतना ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं होता, क्योंकि देखो फ्रेंच जो थे वो पॉलिटिकल रूल के लिए एक टाइप से सीमित हो चुके थे। उनका पर्पस बन गया था कि वो एक पॉलिटिकल रूल एस्टेब्लिश करना है इंडिया में। अब वो ट्रेड कमर्स की तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, कि उनको फाइनेंशियल एक सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है वॉर में, तो वो इसकी तरफ ध्यान नहीं इतना दे रहे। जबकि ब्रिटिश जो थे वो पॉलिटिकल रूल की तरफ तो ध्यान दे रहे थे, बट वो पैसा भी अर्न कर रहे थे, वो कमर्स ट्रेड वगैरह की तरफ भी बहुत ध्यान दे रहे थे, ठीक है। तो 1763 में इस बैटल को रोकने के लिए एक ट्रिटी साइन होती है, ट्रिटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस, ठीक है। अब इस ट्रिटी में फैक्ट्रीज को रिस्टोर किया जाता है इंडिया में बाय फ्रेंच, ठीक है। बट फ्रेंच पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो था वो इस वॉर के बाद, यानी कि जो बैटल ऑफ वांडीवॉश थी, इस बैटल के बाद जो फ्रेंच का एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था सदर्न इंडिया में, वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। वो ख़त्म हो जाता है इस वॉर के बाद, और वो सीमित हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ पौंडीचेरी में, यानी कि उनको कन्फाइन कर दिया जाता है। जैसे ब्रिटिश डच को कन्फाइन कर देते हैं गोवा, दमन एंड दीव, फिर पोर्तुगीज़ को कन्फाइन कर देते हैं गोवा, दमन एंड दीव, और डच को कन्फाइन कर देते हैं इंडोनेशिया में, ठीक है। वैसे ही फ्रेंच को कन्फाइन कर दिया जाता है पौंडीचेरी में। अब इस बैटल के बाद फ्रेंच का मेन पर्पस रह गया था सिर्फ और सिर्फ ट्रेड, सिर्फ कमर्स की तरफ वो ध्यान दे रहे थे। अब उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से मतलब उनको कोई मतलब नहीं था, ठीक है। तो इंग्लिश जो थे वो क्या बन जाते हैं, मतलब फ्रेंच को हराने के बाद इंग्लिश सुप्रीम यूरोपियन पावर बन जाते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। अब इनके अगेंस्ट कोई भी नहीं बचा था इंडिया में, यानी कि फ्रेंच को इन्होंने डिफीट कर दिया पूरे तरीके से। अब ये इनका कोई राइवलरी नहीं थी किसी के साथ, यानी कि यूरोपियन जितनी भी कंट्रीज थी सबको इन्होंने भगा के भेज दिया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है ब्रिटिश का पॉलिटिकल रूल इंडिया में। कार्नेटिक वॉर्स हमने कर ली हैं कंप्लीट। अब हम लास्ट में देखते हैं कि क्या कारण थे कि फ्रेंच का
डिक्लाइन स्टार्ट हो गया और फ्रेंच एक टाइप से फेल हो गए अपनी पॉलिटिकल पावर को एस्टेब्लिश करने के लिए, और इंग्लिश जो थे वो सक्सेस हो गए। ठीक है, तो इसके पीछे के रीज़न थे, फर्स्ट रीज़न था इंग्लिश कंपनी जो थी वो प्राइवेट एंटरप्राइज थी और फ्रेंच कंपनी जो थी वो स्टेट कंसर्न थी। अब देखो इसका मतलब क्या है कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो प्राइवेट एंटरप्राइज थी। ठीक है, यानी कि उनको हर बात पे स्टेट को पूछने की ज़रूरत नहीं थी, गवर्नमेंट को पूछने की ज़रूरत नहीं थी कुछ भी डिसीज़न लेने के लिए, वो एक इंस्टेंट डिसीजंस ले सकते थे। बट जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो स्टेट कंसर्न थी, वो स्टेट के अंडर थी। ठीक है, तो उन्हें कोई भी डिसीजन अगर लेना था तो उन्हें स्टेट से पूछना पड़ता था, यानी कि वो एक इंस्टेंट डिसीजन नहीं ले सकते थे, जिस वजह से भी ब्रिटिश जो थे वो सक्सेस हो गए इंडिया में। सेकेंड पॉइंट में बोला गया कि इंग्लिश नेवी जो थी वो सुपीरियर थी देन फ्रेंच नेवी, यानी कि इंग्लिश नेवी के पास फंड्स भी ज़्यादा होते थे। ठीक है, तो वो ज़्यादा सुपीरियर हो गए थे एक फ्रेंच नेवी से, एडवांसमेंट नहीं होने देते थे फ्रेंच सेटलमेंट्स की। ठीक है, और थर्ड पॉइंट में बोला गया इंग्लिश हैड 3 इम्पॉर्टेंट प्लेसेस। अब इंग्लिश के अंडर जो थे वो 3 इम्पॉर्टेंट प्लेसेस थे, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। ठीक है, ये प्रेसिडेंसीज जो थी वो ब्रिटिश के अंडर थी, ये मेन एरियाज थे ट्रेड से रिलेटेड। ठीक है, बट फ्रेंच के पास तो सिर्फ मेन एक रीजन जो था वो था पौंडीचेरी। ठीक, अब फोर्थ पॉइंट में बोला गया कि फ्रेंच जो थे वो subordinated their commercial interest to the territorial ambition which made French company short of funds। यानी कि फ्रेंच जो थे वो आए तो ट्रेड के लिए थे, अब आए ब्रिटिश भी ट्रेड के लिए थे, बाद में उनका मोटिव चेंज हो गया और वो कमर्शियल इंटरेस्ट से शिफ्ट हो गए टेरिटोरियल एम्बिशन की तरफ, यानी कि वो अपनी टेरिटरीज को इंक्रीज़ करना चाह रहे थे, अपने पॉलिटिकल पावर को इंक्रीज़ करना चाह रहे थे, और वो ट्रेड की तरफ इतना, कमर्शियल इंटरेस्ट की तरफ इतना ध्यान नहीं देते हैं, ट्रेड की तरफ इतना ध्यान नहीं दे पाते, जिससे शॉर्ट हो जाता है उनको फंड्स का। ठीक है, अब ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो टेरिटरीज की तरफ तो ध्यान देते थे, लेकिन वो कमर्शियल और ट्रेड पर्पस की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, ताकि उनको फंड्स जो हैं वो रेगुलर आते रहें और वो फंड्स उनको बेनिफिट देंगे वॉर के टाइम पे। ठीक है, तो इनको एक टाइप से शॉर्ट हो गया फंड्स का, शॉर्ट ऑफ फंड्स हो गया, इस वजह से भी फ्रेंच जो है वो इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए इंडिया में। ठीक है, अब ब्रिटेन ने नेग्लेक्ट नहीं किए कमर्शियल इंटरेस्ट। अब बात करेंगे हम लास्ट पॉइंट, सुपीरियरिटी ऑफ कमांडर्स। अब देखो जितने भी गवर्नर्स आए, डायरेक्टर्स आए, इंग्लिश के जो वो काफ़ी सुपीरियर गवर्नर थे, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा काम उन्होंने किए, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए। तो ब्रिटेन के जितने भी गवर्नर आए उनमें से जैसे सर आयरकूट थे, रॉबर्ट क्लाइव थे, मेजर लॉरेंस थे, ये मेन उभरते हुए गवर्नर निकले ब्रिटेन के। बट फ्रेंच में कोई भी गवर्नर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ एक डुप्लेक्स को छोड़ के। ये बेसिकली 5 रीजंस थे मेन, जिन वजह से इंग्लिश जो है वो ज़्यादा सक्सेस हो पाए और फ्रेंच जो हैं वो इतने ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाए इंडिया में। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमने स्टार्ट किया था द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, जिसको 4-5 लेक्चर्स में हमने कंप्लीट कर लिया है और डिटेल में देखा है पोर्तुगीज़, फ्रेंच, डच, डेन, जितने भी यूरोपियंस इंडिया आए उनके बारे में। तो आज का मेरा लास्ट वीडियो था जो यहीं पे कंप्लीट होता है, और आई होप कि आपको मेरी मॉडर्न हिस्ट्री की सभी वीडियोस अच्छी लगें। मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगें तो मेरी वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्द ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।